हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं, किस तरह से वो जो वर्ल्ड है, जो एनिमल वर्ल्ड है, उसमें ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करके रखा है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हम तीन तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड्स। ओके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आएगा आपका मोनोसैकेराइड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो होगा ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा इसका टाइप होगा पॉलीसैकेराइड्स। नाम से पता चल रहा है मोनोसैकेराइड मतलब एक ही शुगर यूनिट यहाँ पे पाया जाएगा। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जब ये ओलिगोसैकेराइड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट इनमें से रिलीज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका एग्जांपल होता है ग्लूकोज, ओके, और फ्रक्टोज। ये सारे मोनोसैकेराइड के अंडर आते हैं। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, मतलब ये फर्दर और कोई सिंपलेस्ट कंपाउंड और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला नहीं है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स क्या होगा, अगर इनको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 2 से लेकर 10 तक ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और पॉलीसैकेराइड क्या करेंगे, जब इनको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड इनमें से रिलीज होगा। अगर ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम बात करें तो कई सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सुक्रोज के बारे में। ओके, सुक्रोज ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये 2 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो ग्लूकोज होगा और दूसरा फ्रक्टोज होता है। और लैक्टोज के बारे में अगर बात करें तो लैक्टोज भी जब हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है ये 2 हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये एक ओलिगोसैकेराइड है। और इसमें भी अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट इससे रिलीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डाईसैकेराइड बोल सकते हैं। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड रिलीज करेंगे, सो दीज आर कॉल्ड एज डाईसैकेराइड्स। नेक्स्ट उसी तरह से जो लैक्टोज होते हैं, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट होते हैं, ये भी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को डिसॉल्व होने के बाद ये दे रहे हैं, इसी वजह से इनको भी हम डाईसैकेराइड्स बोलते हैं। ओके, तो अभी पहले देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, एक एक करके हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं सिंपल शुगर्स, मतलब ये फर्दर अभी हाइड्रोलाइज नहीं होने वाले हैं, ये सबसे सिंपल होते हैं। दीज कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एनी अदर शुगर्स, कोई और दूसरा मॉलिक्यूल्स ये नहीं देंगे जब इनको हम डिसॉल्व करेंगे। और इनका सबसे अच्छा एक प्रॉपर्टी होता है, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत सारे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो वाटर में हाइड्रोजन और OH ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बनाने लग जाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके वजह से कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और कुछ मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होंगे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, राइट, और फ्रक्टोज हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सा प्रॉपर्टी है मोनोसैकेराइड्स का। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एग्जाम्पल हमने देखा था, ये ग्लूकोज होंगे, राइट, और फ्रक्टोज हो सकते हैं। ओके, ये जो ग्लूकोज होंगे और फ्रक्टोज होंगे, इनका स्ट्रक्चर 2 तरह से बन सकता है। आइदर ये चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन्स होंगे इनके इस तरह के, राइट, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होंगे। हम जानते हैं ग्लूकोज का जो इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, राइट, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये जो C6H12O6 है, यहाँ पे 6 कार्बन होंगे
उसके साथ OH और हाइड्रोजन जो ग्रुप्स होंगे वो अटैच होके रहेंगे। ये हो गया सिंपल स्ट्रेट कार्बन चेन स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज या फिर मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ये 2 तरह के रिंग होते हैं। पहला रिंग है पायरानोज रिंग, ओके, और दूसरा रिंग होता है फ्यूरानोज रिंग। ये जो पायरानोज रिंग होते हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। इनका जो रिंग बनता है वो 6 एटम से लेके बनता है। और ये फ्यूरानोज जो होते हैं ये 5 एटम से बनता है, इसीलिए इसको 5 मेंबर्ड रिंग भी बोला जाता है। और ये चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो बोथ चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, ओके। और ये चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कौन सा कंडीशन है एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग ये आइदर चेन स्ट्रक्चर में रह सकता है या फिर रिंग स्ट्रक्चर में रह सकता है। हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी स्टेबल स्टेट में रहता है तो स्टेबिलिटी देखी जाती है। कोई भी स्टेट जब वो ऑक्यूपाई करता है, मान लेते हैं कि ग्लूकोज अभी चेन स्ट्रक्चर में है, एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, इसका मतलब वो उस एनवायरनमेंट में चेन स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से उसने चेन स्ट्रक्चर एक्वायर्ड किया है। कभी कभी ये रिंग स्ट्रक्चर में भी रहेगा तो इसका मतलब वो उस टाइम पे रिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से वो वहाँ पे है। अब बात करते हैं इनके जो कन्वर्जन है रिंग और चेन स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो रिंग आपको मिल रहा है, आप अगर काउंट करोगे तो आपको 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगा। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे एक CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग, इस रिंग को हम बोल देते हैं पायरानोज रिंग, ओके। और यहाँ पे फ्रक्टोज में आपको दिख रहा होगा एक 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर कैसे हुआ, ये 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ पे यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये 5 मेंबर्ड रिंग हुआ। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो 5 एटम से बन रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम फ्यूरानोज, ओके। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये जो ग्लूकोज हैं और फ्रक्टोज हैं ये रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। यहाँ पे इस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन में हमने ग्लूकोज के बारे में बोला था, ग्लूकोज होता है पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और ये रहा आपका अल्डिहाइड ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ पे देखो कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसी वजह से इनको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोला जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। तो इस स्ट्रक्चर में आपको 6 कार्बन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे। और यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्डिहाइड हो जाएगा और फ्रक्टोज के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन हो जाएगा, ओके। ग्लूकोज के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है और CHO है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते रहें कार्बन स्केलेटन का तो इस तरह से नंबरिंग होगा और ये फर्स्ट एटम कार्बन का जो होगा वो अल्डिहाइड ग्रुप का होगा। उसके बाद अगर फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज में जो सेकंड कार्बन होता है स्ट्रेट चेन का वो कीटोन ग्रुप बियर कर रहा होगा, ओके। और यहाँ पे कैसे रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसका यहाँ पे एक बार देख लो ध्यान से। ये जो फर्स्ट कार्बन है, ओके, फर्स्ट कार्बन के साथ ये 5th कार्बन, उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन है, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन प्लस ये 5th कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये जो 6th कार्बन है CH2OH ग्रुप, यहाँ पे देखो ये जो 6th CH2OH ग्रुप है ये बाहर चला गया है। ठीक इसी तरह अगर हम फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये जो कार्बन है ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, ये सेकंड कार्बन का जो कीटोन ग्रुप है वो इस एटम के साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रिंग स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन।
ओके, तो ये जो चेन स्ट्रक्चर है या फिर हमारे पास जो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो दो तरह से पॉसिबल है। आइदर हम जब चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आइदर ये OH ग्रुप को नीचे रख सकते हैं या फिर OH ग्रुप को ऊपर रख सकते हैं। अगर OH ग्रुप नीचे आ रहा है तो उसको बोल देते हैं अल्फा ग्लूकोज, ओके, और अगर OH ग्रुप ऊपर है तो फिर उसको बोल देते हैं बीटा ग्रुप और बीटा ग्लूकोज। तो इसी तरह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है अगर हम ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो, क्योंकि ये सारा का सारा 3D प्लेन में आपको देखने को मिलेगा। तो 3D में क्या हो सकता है, आइदर OH ग्रुप नीचे हो सकता है या फिर OH ग्रुप ऊपर हो सकता है। उसी तरह से ये चेन स्ट्रक्चर में भी ऐसे पाया जाएगा। चेन स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो चेन स्ट्रक्चर में यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, और यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये अल्फा एंड बीटा जो होता है इसी तरह से पोजीशन पे वेरी करेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं और बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्लूकोज है इस स्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट है तो ये अल्फा ग्लूकोज है, राइट। और यहाँ पे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली नीचे यहाँ पे OH मॉलिक्यूल था तो नीचे OH था तो ये अल्फा ग्लूकोज है, राइट, अल्फा ग्लूकोज। ये भी एक अल्फा ग्लूकोज। दो अल्फा ग्लूकोज जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो वो माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है और हमने देखा था जो डाइसैकेराइड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस माल्टोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल देंगे, दो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है देखो, पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन, ओके, फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट था नीचे, राइट, और सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन यहाँ पे इसके नीचे भी OH ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये दो OH ग्रुप पास आके क्या कर रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं, H2O का रिमूवल होगा। इस तरह से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इनमें से और बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच गया। तो इसीलिए यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन, एक लिंकेज यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो लिंकेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये लिंकेज, इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके, इन्हें बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका मतलब जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो वो किस लिंकेज के थ्रू बाइंड करेंगे, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू वो बाइंड करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमने डिस्कशन किया है प्रोटीन्स के बारे में, वहाँ पे हमने देखा था प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स के मोनोमर्स होते हैं और दो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड करते हैं, राइट। उसी तरह से यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाइंड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, मोर देन इनको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स ये देंगे, ओके। ये पॉलीसैकेराइड दो तरह के हो सकते हैं क्योंकि पॉलीसैकेराइड जो होंगे बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से लेके बने होंगे। तो आइदर जितने मोनोसैकेराइड यूनिट से वो बने वो सारे के सारे एक जैसे हों, जैसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है। जितना भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम जोड़ दें, मान लो 100 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमें मिला, एक पॉलीसैकेराइड हमें मिला, राइट, तो वो सेम मोनोमर क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, एक ही मोनोमर है वहाँ पे। और क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 100 मोनोसैकेराइड का कोई पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो वो 100 मॉलिक्यूल 3 या 4 मोनोसैकेराइड से मिल के बने हो। तो उस केस में क्या बोल देते हैं, अगर सारे के सारे मोनोसैकेराइड सेम हुए तो उनको हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स अलग अलग हैं या फिर बहुत सारे टाइप के हैं तो उनको बोल देते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, सेल्यूलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है या
इन्यूलिन हो सकता है। इन्यूलिन क्या होता है? फ्रक्टोज के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब इन्यूलिन के स्ट्रक्चर को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें सिर्फ फ्रक्टोज मिलेगा। ओके, उसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है हाइलुरोनिक एसिड एंड हेपरिन। हेपरिन जो है ये आपका ब्लड कोआगुलेशन को रोकता है। ओके, एंटी कोआगुलेंट होता है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट जो कि सिस्टम में, जो कि बॉडी में पाया जाता है, जिसकी वजह से कि हमारा जो ब्लड है बॉडी के अंदर या फिर वेन आर्टरी के अंदर है वो क्लॉट नहीं होता, एंटी कोआगुलेंट होता है। ओके, इसके बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ होमोसेकेराइड्स के बारे में, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? ये डाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड ऑफ आवर डाइट है। हम इसे खा सकते हैं, इनको खाने के बाद हमारा बॉडी इजीली इनको डाइजेस्ट कर देगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट्स में। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। जितना ग्लूकोज प्लांट को चाहिए होता है इमीडिएटली यूज़ हो जाता है। यूज़ होने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। ये स्टोर कहाँ होते हैं? लीव्स में स्टोर हो सकते हैं, ओके, रूट्स में स्टोर हो सकते हैं। इनका स्टोरेज फॉर्म है, मतलब प्लांट्स का जो कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, उनका स्टोरेज फॉर्म स्टार्च होता है। प्लस ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स से ये मिलके बने हो सकते हैं। आइदर ये एमाइलोज हो सकते हैं या फिर एमाइलोपेक्टिन हो सकते हैं। ये दो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन अगर मोनोमर्स के बारे में बात करें तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बने होंगे। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन में, और क्या डिफरेंस आता है वो हम अभी देखेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्टार्च आयोडीन टेस्ट गिव्स ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमाइलोज। अगर स्टार्च को हम आयोडीन में डिप करेंगे तो वहाँ पे हमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को अभी डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है आपको एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन के बारे में। स्टार्च जो होता है वो स्टार्च में दोनों फॉर्म आपको मिलेंगे, एमाइलोज भी मिलेगा और एमाइलोपेक्टिन भी मिलेगा। एमाइलोज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन नज़र आ रहा होगा, मतलब सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। लेकिन एमाइलोज पेक्टिन में ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक तो स्ट्रेट चेन यहाँ पे जा रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक ब्रांचिंग भी हो रही है, मतलब एक अलग सा चेन, एक अलग सा स्ट्रेट चेन यहाँ पे आके जुड़ रहा है, राइट। लेकिन ये जो ब्रांचिंग है आपको एमाइलोज में देखने को नहीं मिलेगा। और इस ब्रांचिंग को अगर ध्यान से देखो तो एमाइलोज में जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है वहाँ पे ये मान लेते हैं पहला ग्लूकोज है, ये सेकेंड ग्लूकोज है और ये थर्ड ग्लूकोज है। तो सेकेंड और थर्ड ग्लूकोज के बीच में, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन, ओके, और थर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ एटम, ओके, इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन जो फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट है और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट कार्बन और सेकेंड जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उसके फोर्थ कार्बन से अटैच है, इसीलिए उसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अल्फा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज यूज हुआ है। अगर आपको याद हो, अल्फा ग्लूकोज वो ग्लूकोज होते हैं जिनके की फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप नीचे पाए जाते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर जो थे, राइट। तो सेकेंड में क्या है, एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 लिंकेज तो मिल ही रहा है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका अल्फा 1,4 लिंकेज ही है, क्योंकि ये भी फर्स्ट जो एटम, फर्स्ट जो मोनोसैकेराइड है उसके फर्स्ट कार्बन और सेकेंड मोनोसैकेराइड का फोर्थ कार्बन दोनों में लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहा है। अल्फा ग्लूकोज सारे के सारे हैं, इसीलिए ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। लेकिन उसके साथ ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन प्लस ये यहाँ पे जो ब्रांचिंग फॉर्मेशन हो रहा है इसका सिक्स्थ कार्बन के साथ ब्रांच हो रहा है, मतलब यहाँ का फर्स्ट कार्बन एंड यहाँ का सिक्स्थ कार्बन, मतलब ये ब्रांच हो गया आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। इसी तरह से इनका नाम दिया जाता है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या हुआ?
जो एमाइलो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रेट चेन आपको मिलेंगे और सिर्फ वहाँ पे आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा। लेकिन एमाइलोपेक्टिन को अगर हम देखें तो एमाइलोपेक्टिन में बोथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्लस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, मतलब एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होते हैं। ओके, एमाइलोज जो होंगे वो स्ट्रेट कार्बन चेन से बने हुए होंगे। लेकिन जब एमाइलोज को हम किसी वाटर सॉल्युबल मीडियम में रखते हैं या जनरली अगर बात करें तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर में जब हम आयोडीन को डालते हैं, मतलब स्टार्च को जब हम आयोडीन के साथ ऐड करते हैं तो तब क्या होता है, ये एमाइलोज तो हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा, तो इसके अंदर आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से ये ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने के बाद जब हम उसे वॉश भी करेंगे तो ये इस तरह से ट्रैप होके रह जाएंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम देखेंगे इसको तो ये ब्लू कलर का दिखेगा, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ओके, स्टार्च ब्लू कलर का है और हम इसको वॉश करने के बाद भी ये इंटैक्ट होके रह रहे हैं आयोडीन्स एमाइलोज के साथ। इसी वजह से आफ्टर वॉशिंग भी हमें स्टार्च एमाइलोज जो होगा वो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो स्टार्च एमाइलोज स्टार्च आयोडीन टेस्ट जो होता है वो कौन से कलर का देता है। स्टार्च प्लस आयोडीन, दिस विल गिव ब्लू कलर। ओके, और ये ब्लू कलर किस लिए आता है, ये एमाइलोज की वजह से आता है। एमाइलोपेक्टिन भी एक कलर शो करता है, रेडिश ब्राउन कलर भी शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाएगा ब्लू कलर किस वजह से आएगा, तो ब्लू कलर एमाइलोज की वजह से आता है। एमाइलोपेक्टिन की वजह से ये रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है हमें। ओके, स्टार्च के साथ। तो ये था आपका स्टार्च के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलोज के बारे में। ये जो सेल्यूलोज होते हैं ये भी पॉलीमर्स हैं। ओके, ये होमोपॉलीमर्स हैं सारे के सारे। होमोपॉलीमर का मतलब हमने देखा था कि इनको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, जब हमें मोनोमर्स मिलेंगे वो एक ही तरह के मोनोमर्स होंगे। तो ये मोनोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज होते हैं। अभी तक हमने देखा था स्टार्च के बारे में जो कि अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ था। यहाँ पे सेल्यूलोज जो होते हैं वो बीटा ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। और बीटा ग्लूकोज वो यूनिट्स होते हैं जहाँ पे जो OH मॉलिक्यूल्स होता है फर्स्ट कार्बन में वो ऊपर इस तरह से आपको पाया जाएगा रिंग स्ट्रक्चर में। ओके, ये सेल्यूलोज कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, दे विल फॉर्म द प्लांट सेल वॉल, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। उसके बाद इनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं। और सेल्यूलोज इनडाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। सेल्यूलोज क्या है, देखो बीटा ग्लूकोज से बने हुए हैं और हमारे अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो अल्फा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ हो गए, ये सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे स्टमक के अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कई सारे आपको सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज जो होंगे वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि बीटा बॉन्ड जो होता है, बीटा 1,4 लिंकेज हो गया, उनको वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने बोला कि ये होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब एक ही यूनिट से लेके बना हुआ होता है और इनका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, बीटा ग्लूकोज है। ओके, ये बीटा ग्लूकोज होंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो बीटा ग्लूकोज है तो डेफिनेटली ऊपर आपको OH देखने को मिलेगा। ओके, फर्स्ट पे तो यहाँ पे ये एक लॉन्ग कार्बन का चेन है, बीटा ग्लूकोज है, और यहाँ पे N लिखा गया है क्योंकि ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन का जो मोनोमर होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ओके, और हम जानते हैं ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। जब काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो हम उनको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, मेनली लिवर एंड मसल्स में ये स्टोर होगा। उसके बाद ये ग्लाइकोजन कभी प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेल्यूलोज आपने जैसे देखा यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, स्ट्रेट पॉलीमर होते हैं, लेकिन ये जो ग्लाइकोजन्स होते हैं ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज से बने हुए होते हैं और ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल में देखने को मिलेगा और ये स्टोर होंगे लिवर एंड मसल्स में। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये देखिए यहाँ पे
बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट, हाईली ब्रांच्ड होंगे ये सारे के सारे, और ये अल्फा डी ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। जब हमें ग्लूकोज ज़रूरी होता है बॉडी में, ओके, हमने क्या बोला कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में जब एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज हो जाए, मतलब जितना बॉडी को चाहिए होगा वो ग्लूकोज यूज़ कर चुका, और यूज़ करने के बाद अगर एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है तो उसको हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब स्टार्विंग होता है, जब स्टार्विंग कंडीशन होगा, जैसे कि फास्टिंग रहता है या फिर बहुत लंबे टाइम तक हमने कुछ खाया नहीं है, तो हमारे सेल्स को तो ग्लूकोज चाहिए होगा, तो वो ग्लूकोज कहाँ से लेता है, यही ग्लाइकोजन को वो ब्रेक डाउन कर देगा। इसको ब्रेक करने के बाद हमें ग्लूकोज यूनिट्स मिल जाएगा, और उन ग्लूकोज को हमारे जो सेल्स होते हैं वो यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। अभी तक हमने देखा कुछ सिंपल पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जैसे कि आइदर वो ग्लूकोज से बने हुए होते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलीसेकेराइड, राइट, आइदर वो अल्फा ग्लूकोज से थे या फिर बीटा ग्लूकोज से थे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज यूनिट है इसमें भी कुछ और ऐड करके हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक पॉलीसेकेराइड यूनिट बना रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है काइटिन, ओके। ये काइटिन जो होते हैं ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन यूनिट्स के पॉलीमर होते हैं, और ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन क्या होता है, ये ग्लूकोज के ही एक डेरिवेटिव होते हैं, जहाँ पे कि ग्लूकोज यूनिट में एक एसिटाइल ग्रुप का, एक एमिनो एसिटाइल ग्रुप का एडिशन कर दिया जाता है, ओके, और वो बन जाता है एक पॉलीसेकेराइड जो कि काइटिन है इसका नाम। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक एन एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, ये ग्लूकोसामिन यूनिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये इनके पॉलीमर हैं, ओके, ये मोनोमर यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एक करके इस तरह से मोनोमर यूनिट्स हैं, और ये फाइनली पॉलीमर बना रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस ग्लूकोज यूनिट में इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन एटम के साथ एक एन एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये फाइनली ये क्या बनाएगा, ग्लूकोसामिन यूनिट्स इनको बना देगा। और ये जो ग्लूकोसामिन यूनिट्स होते हैं ये एक के बाद एक इस तरह से बॉन्ड बना के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे, और फाइनली ये काइटिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं ये जो काइटिन्स होते हैं ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया और भी कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, प्रॉन हो गए, इनके जो आउटर कवरिंग होता है ये आपको दिख रहा होगा वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ होता है, काइटिन से ये बना हुआ होता है। और ये जो सेल वॉल्स होते हैं फंगी के जितने भी सेल वॉल्स आपको देखने को मिलेंगे वो भी काइटिन के बने हुए होते हैं। और काइटिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी वजह से ये जो ग्लूकोसामिन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोसामिन स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इसी वजह से हम काइटिन को क्या बोल देते हैं, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड बोला जाता है इनको, ओके। तो ये तो था एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के बारे में। और भी एक पॉलीसेकेराइड हमने देखा था इससे पहले, इन्यूलिन, राइट। इन्यूलिन एक सिंपल पॉलीसेकेराइड होता है जो कि फ्रक्टोज से बना होता है। ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। सिंपल फ्रक्टोज यूनिट एक दूसरे से जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ थ्रू जुड़ते हैं तो ये इन्यूलिन बना देते हैं। जनरली जो इन्यूलिन होता है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनके रूट्स में ये इन्यूलिन पाए जाएंगे। तो ये था कुछ ब्रीफ इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में कार्बोहाइड्रेट्स के, और इनके कुछ पॉलीसेकेराइड मतलब होमोपॉलीसेकेराइड या फिर हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में, राइट। तो होप कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे जितने भी कंटेंट लिए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के बेसिस पे लिया गया है, तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में जितना हो सकता था उतना यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है। तो आपको एनसीईआरटी के अलावा और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं 11th स्टैंडर्ड में। अगर उससे ज़्यादा भी चाहिए तो एनसीईआरटी के थोड़े बहुत इधर उधर के पॉइंट्स ऐड करके वो मेकअप हो जाएंगे। तो होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।